माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगी। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक ये सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागानों में काम करते थे। वह मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से अब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसके डैडी वेयर हाउसेज, एक निर्माण कंपनी, स्टोरों की श्रृंखला और 3 रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वह उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया था कि जैसे ही उसके डैडी से बात हो जाएगी वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए। शनिवार सुबह मैं 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे में गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी फ़ोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लागी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज़ें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहाँ इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत थी। जब मैं सर के लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी लेकिन स्टार्च नहीं था। वह चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की ओर गए तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेज संभालता है और महिलाएं रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो वहां से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उसका दूसरा सुपरवाइजर भी है जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया,
पर फिर कुछ सोचकर वे बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा। जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, हमने अपना सिर हिलाया। फिर हमने अपनी कुर्सी दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए खिसका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता था कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह गया मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाएगी तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थीं। वे हमेशा कहती थीं कि माइक को और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थीं, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थीं और हमें काम में लगाए रखती थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना मीट डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देते थे। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था।